Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st October 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download August 2021 magazine from our website spmisacademy.com. तो स्टूडेंट्स आपके लिए एक अनाउंसमेंट है. वी एट SPM IS Academy आर स्टार्टिंग हिस्ट्री ऑप्शनल कोर्स फ्रॉम अपकमिंग 8th अक्टूबर. ये क्लास ऑनलाइन ऑफलाइन मोड दोनों ही फॉर्मेट में चलेगी. जो स्टूडेंट्स ऑफलाइन मोड में क्लास करना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं कि ये क्लासेस ऑफलाइन मोड में हमारे गणेश गोरी सेंटर में होगी. इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स गिवन हेयर. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about women in managerial position. And this topic is important from our syllabus, paper 2, Indian society point of view. It is also important from our syllabus, paper 6, Assam issues point of view. तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस आर्टिकल. तो देखिए हाल फिलहाल में इनफैक्ट लगभग एक महीने पहले NSO ने, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने एनुअल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पब्लिश किया था फॉर द ईयर 2019-20. ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट हर साल NSO पब्लिश करती है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन से रिलेटेड डाटाज रहते हैं. लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर, यानी 16 to 64 ईयर्स के वर्किंग एज पॉपुलेशन के अंदर कितने % लोग एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हैं. तो ये हो गया लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. उसमें से कितने मेल हैं, कितने वीमेन हैं, ये सब का डाटा यानी कि लेबर फोर्स से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस लेबर फोर्स सर्वे में आता है, जो एक एनुअल रिपोर्ट है विच इज़ पब्लिश्ड बाय NSO. और इसी तरीके की लेबर फोर्स सर्वे हाल फिलहाल में पब्लिश की है NSO ने फॉर द ईयर 2019-20. और उसी के बेसिस पे ये आर्टिकल है जिसमें फोकस किया जा रहा ऑन द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन मतलब ओवरऑल जो एम्प्लॉयमेंट है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन उसमें से कितनी वीमेन है, फीमेल पार्टिसिपेशन कितना है. तो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट डाटा रिगार्डिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इस आर्टिकल में बताया गया है. तो इस आर्टिकल से इसकी देखिए ओवरऑल रूरल और अर्बन एरियाज़ को अगर मिला लिया जाए तो रेशियो ऑफ फीमेल वर्कर्स इन सीनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट पोजीशन इज़ एट 18.8% इन द ईयर 2019-20. मतलब अगर टोटल रूरल या अर्बन एरियाज़ के ऑर्गेनाइजेशंस को मिला लिया जाए तो सीनियर या मिडिल लेवल पे मैनेजमेंट पोजीशन में यानी कि डिसीजन मेकिंग लेवल पे अगर वीमेन का रेशियो देखा था तो इट इज़ हार्डली 18%, यानी कि रिमेनिंग 82% मेल हैं, यानी कि फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कम है. ऑफ कोर्स 50-50 वुड बी द जेन्यून अप्रोच, क्योंकि और जेन्यून रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि 50% अगर फीमेल की पार्टिसिपेशन फीमेल की पॉपुलेशन है तो 50% उनका ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए, बट उस हिसाब से काफ़ी कम है. मैनेजरियल लेवल पे, डिसीजन मेकिंग लेवल पे उनकी रिप्रेजेंटेशन इज़ ओनली 18.8%. अगर वही बात की जाए रूरल और अर्बन एरियाज़ की अलग अलग करके सेग्रीगेटेड तरीके से, देन वी विल गेट टू नो कि रूरल एरियाज़ में तो फिर भी वीमेन का रिप्रेजेंटेशन एट मैनेजमेंट लेवल इज़ स्लाइटली हाइयर, लेकिन अर्बन एरियाज़ में वो और भी कम है. तो ये सोच करके आपको थोड़ा लगेगा कि ऐसा कैसे हो गया कि रूरल एरियाज़ में मैनेजरियल पोजीशन पे हाइयर लेवल पे वीमेन का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है. तो देखिए रूरल एरियाज़ में सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो एग्रीकल्चर या अलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे अमूल हो गया, मिल्क कोऑपरेटिव्स वगैरह. तो उसमें कैसा है कि फ़ीमेल को फिर भी हाइयर लेवल के पोजीशंस मिले हुए हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस में उनकी रिप्रेजेंटेशन है. लेकिन अर्बन एरियाज़ में जहाँ पे हाईटेक इंडस्ट्रीज़ हैं, हाई एंड इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे विमेन की रिप्रेजेंटेशन, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन स्पेशली एट द मैनेजरियल लेवल यानी कि मिडिल या फिर हाइयर सीनियर लेवल पे पोजीशंस पे विमेन की रिप्रेजेंटेशन कम है. और उसके पीछे सीधा सीधा कारण है कि विमेन को उतनी एक्सपोजर नहीं दी जाती है, उनको एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ खासकर स्किल्ड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ कम दी जाती हैं, और इसी कारण से फिर विमेन का रिप्रेजेंटेशन भी कम हो जाता है, स्पेशली इन द हाई टेक इंडस्ट्रीज़ एंड दैट टू एट सीनियर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट पोजीशन. ये आप जाकर के किसी भी टेक इंस्टीट्यूट में देख लीजिए, चाहे IITs हों, IIMs हों या एम्स हों, तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन कम ही रहता है. और कम होने के कारण होता क्या है, यानी कि उनका टेक एक्सपोजर, हाई एंड टेक्नोलॉजी, हाई एंड जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है वो एक्सपोजर कम है, और इस कारण से वो मैनेजमेंट लेवल पे पहुंचने में उनको फिर प्रॉब्लम्स होती हैं. देयर इज़ ऑलवेज अ ग्लास सीलिंग दैट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द वीमेन टू ब्रेक. लेकिन फिर भी देयर आर सम स्टेट्स दैट हैव परफॉर्म्ड बेटर. फॉर एग्जाम्पल मेघालय लिस्ट्स अमंग्स द टॉप
state and union territories with having 34.1% ratio of female workers in total workers employed in senior and middle management position. तो मेघालय टॉप पे है. अगर तमाम स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर कोई स्टेट जो जहाँ पे फीमेल की रिप्रेजेंटेशन सीनियर लेवल पे या मिडिल लेवल मैनेजमेंट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा है तो वो है स्टेट ऑफ मेघालय. तो आउट ऑफ 134 जो सीनियर लेवल पोजीशंस हैं दैट बिलोंग्स टू विमेन. तो एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट तो इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है मेघालय, लेकिन दूसरे तरफ सबसे नीचे हैं हम. यहाँ पे ये डाटा आपको याद रखना अगर आप APSC एस्पिरेंट हैं तो, और आपको अप्रोप्रिएटली यूज करना है कि अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आसाम इज प्लेस्ड लोवेस्ट विथ विमेन एट सीनियर और मिडिल लेवल मैनेजमेंट पोजीशन की रिप्रेजेंटेशन इज ओनली 6.9%, विच इज़ लोवेस्ट रेशियो ऑफ फीमेल वर्कर्स ऑफ द टोटल वर्कर्स इन मैनेजरियल पोजीशन. यानी कि हमारे यहाँ 100 में से सिर्फ 7 ऐसे पोस्ट्स हैं सीनियर लेवल मैनेजमेंट में जो विमेन को जाती हैं आसाम के अंदर. तो ये अपने आप में डिस्टर्बिंग इशू है एंड दैट हैज़ टू बी रिजॉल्व, दैट हैज़ टू बी टेकन केयर बाय द पॉलिसी मेकर्स ऑफ असम. अब देखिए, ये तो हम बात कर रहे थे अबाउट मैनेजेरियल पोजीशन, डिसीजन मेकिंग पोजीशन, लेकिन अगर ओवरऑल फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की भी बात कर ली जाए कि टोटल जितने लोग नौकरी करते हैं उसमें से कितने फीमेल होती हैं इन जनरल, तो आपको पता चलेगा. देखिए कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज ओनली 20%, अराउंड 20%. देखिए फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का एक बार फिर से मैं मतलब आपको समझा देता हूँ. फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का मतलब कि वर्किंग एज ग्रुप में, यानी कि 16 से 64 साल, 16 to 64 ईयर्स एज ग्रुप के बीच में जो भी विमेन हैं उनकी कितनी परसेंट पॉपुलेशन जॉब ढूंढ रही है या जॉब कर रही है. तो यू विल फाइंड कि इंडिया की फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इज़ जस्ट अराउंड 20%. यानी कि हमारे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन वाली वीमेन हैं उनमें से बस 20 या 22% ही वीमेन ऐसी हैं जो नौकरी कर रही हैं या नौकरी ढूंढ रही हैं. मतलब दे आर इन प्रोसेस ऑफ गेटिंग एम्प्लॉयड, विच इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट. अब जरा देखिए, India's female labor force participation has been declining over a period of time, which is a matter of concern. बढ़ना चाहिए था लेकिन हमारे देश में उल्टा हो रहा है. फॉर एग्जांपल 2004-05 की बात की जाए तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वाज इन रूरल एरियाज 49.4% एंड इन अर्बन एरिया इट वाज 24.4%. लेकिन ओवरऑल देखिए धीरे धीरे रूरल एरियाज में भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घटा है और अर्बन एरिया में भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घटा है. और आज के टाइम में हालात यूँ हैं, 2017-18 का ये डाटा है कि फ़ीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन इन रूरल एरिया इज़ 24.6%. यानी कि जितनी विमेन काम करने के एज में हैं, वर्किंग एज पॉपुलेशन में हैं, उनके बस 24% ही काम कर रही हैं, जो 49 से घट करके 24 हो चुका है. और अगर अर्बन एरियाज़ में फ़ीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात की जाए तो वो भी लगभग पिछले 10-15 सालों में 24 से घट के 20 हो चुका है. अगर अब ओवरऑल हम वर्ल्ड बाकी सारे कंट्रीज से कंपेयर करें इंडिया की फ़ीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि कितनी परसेंट महिलाएं विमेन हमारे देश में जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में जो जॉब कर रही हैं, तो ये जो डाटा है लगभग 2017-18 का है. अर्बन एरिया में 20%, रूरल एरिया में 24%, दोनों का मिलाकर के एवरेज लगभग 23% के आसपास. तो हमारे यहाँ पे लगभग 23% विमेन जो वर्किंग एज पॉपुलेशन में है वो एक्चुअली एम्प्लॉयड हैं या फिर दे आर लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट. और हमसे नीचे हमारा जो भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उससे नीचे बहुत कम ही देश हैं दुनिया के. देयर आर ओनली 9 or 10 countries, only 9 countries who have lower labor force participation rate than India. और वो कंट्रीज़ भी कौन है? इजिप्ट, मोरक्को, सोमालिया, ईरान, अल्जीरिया, जॉर्डन, इराक, सीरिया, येमेन. अब इन सारे कंट्रीज़ को आप ध्यान से देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ऑल दीज कंट्रीज़ आर रेडिकल इस्लामिक कंट्रीज़ जहाँ पे वैसे भी वीमेन राइट्स बहुत हद तक कर्टेल रहते हैं. तो वहाँ पे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट वैसे भी कम होना था. लेकिन इंडिया जैसा कंट्री, यहाँ पे इतना कम फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इट इज़ नॉट अ काइंड ऑफ जस्टिस विथ फीमेल लेबर फोर्स. अब अगर देखा जाए, जैसा कि ये डाटा मैंने आपको दिखाया, कैसे फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरियाज़ में लगातार 50% से घट करके 24 तक आ गया है और अर्बन एरिया में भी लगभग 25 से घट करके 20 तक आ गया. तो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिर रहा है, घट रहा है. दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न. थोड़ा मैं आइडिया भी आपको दे देता हूँ क्यों रूरल एरियाज़ में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिर रहा है, वो भी मैं समझा देता हूँ.
मोस्टली क्या हो रहा है कि मैकेनाइजेशन हो रही है चीज़ें, कि पहले वीमेन जो और रूरल एरियाज़ में जो एम्प्लॉयमेंट में इंगेज होती थी वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम करती थी एज एन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, लेकिन धीरे धीरे मैकेनाइजेशन बढ़ रहा है, जो अच्छी बात है। तो एग्रीकल्चर के मैकेनाइजेशन होने के कारण इन फीमेल्स की जॉब जा रही है और इस कारण से दे आर नाउ रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड। उसके अलावा जनरली होता क्या है, इसको हम लोग कहते हैं द फिनोमेना ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे देश में हो क्या रहा है कि धीरे धीरे अर्बन एरियाज़ में अपॉर्चुनिटीज़, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ आने के कारण जो मेल काउंटर पार्ट है रूरल एरिया का, वो शहरों में आकर के काम कर रहा है और रूरल एरियाज़ में वीमेन रह जाती हैं जो वहीं पे खेतों में काम करने लग रही थीं। तो धीरे इस कारण से रूरल एरियाज़ में वीमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ज़्यादा था, लेकिन धीरे धीरे शहरों में लोग जो भी उनके हस्बैंड्स वगैरह हैं वो अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो इस कारण से गांव में अब वीमेन जो हैं वो खेतों में काम करना नहीं चाहती हैं। तो दो कारण हैं मेनली क्यों फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट गिरा है। एक तो गांव में जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट था दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स, और अब उनके जो भी मेल काउंटर पार्ट्स हैं, हस्बैंड्स वगैरह या फादर्स, दे आर वर्किंग इन अर्बन एरिया जहाँ पे वो पैसे कमा रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो इस कारण से फीमेल जो है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम करना नहीं चाहती। और दूसरा है मैकेनाइजेशन, अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं, थ्रेसर्स आ गए हैं जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में काम कर रहे हैं, तो वीमेन की वैसे भी रिक्वायरमेंट कम हो गई है इन द एग्रीकल्चरल रीजन ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर इन द रूरल एरियाज़। तो इस कारण से फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घट रहा है इन द रूरल एरियाज़। तो फीमेल को हमें प्रॉपर एजुकेट करने की ज़रूरत है, स्किल डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है, ताकि अर्बन एरियाज़ में उनको हाईटेक एंड इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब किया जा सके। अब जरा देखते हैं कि वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग जेंडर पैरिटी इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। आखिर क्यों हमें चाहिए कि फीमेल का जो गिरता हुआ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है उसको इंक्रीज़ किया जाए। व्हाट आर द फैक्टर्स? सबसे पहले, टू इंश्योर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वी नीड टू इंश्योर जेंडर पैरिटी इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। दोनों जेंडर के बीच में एक तरह की समानता आनी चाहिए, जेंडर पैरिटी होनी चाहिए लेबर फोर्स को लेकर के, यानी कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के। ये ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे प्रोविजंस में लिखा गया है। फॉर एग्जांपल आर्टिकल 16 सेज देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल सिटीजन्स इन मैटर रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। ये तो चलिए सरकारी नौकरी की बात हो गई, यहाँ पे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होगा, आर्टिकल 16 कहता है। लेकिन आर्टिकल 39 साफ साफ कहता है दैट the state will frame policies in order to secure for men and women equally the right to an adequate means of livelihood। तो चाहे मैन हो या वीमेन हो, दोनों को इक्वल लाइवलीहुड की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, गाइडलाइन दी गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 39 विच इज़ पार्ट ऑफ DPSP। उसके अलावा अगर SDG गोल्स की बात की जाए तो SDG गोल नंबर 5 टॉक्स अबाउट जेंडर इक्वालिटी या जेंडर पैरिटी। तो SDG गोल नंबर 5, जिसका इंडिया भी एक मेंबर है, कमिटेड मेंबर है, उसमें कहा गया है कि द गोल नंबर 5 विल aim to eliminate all forms of discrimination and violence against women in public and private sphere and take reforms to give women equal rights to economic resources। तो SDG goal number 5 also talks about giving women equal rights to economic resources and access to ownership of property। तो women को भी बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए resources होल्ड करने में, यानी कि employment opportunities में। उसके अलावा अगर विमेन को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, यानी कि इकोनॉमिक फील्ड में जेंडर पैरिटी लाई जाएगी, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाएगा, तो तमाम जो सोशल इश्यूज़ हैं, जो सोशल चैलेंजेज हैं, डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल अब्यूज़, ये कम हो जाएंगे। आखिर विमेन वाई दे आर सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस, वाई दे आर सब्जेक्टेड टू सेक्सुअल अब्यूज़? क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन देयर मेल काउंटर पार्ट। उनको पैसों के लिए ज़रूरत होती है अपने हस्बैंड्स पे, अपने फादर्स पे, अपने भाइयों पे डिपेंड होने की। और द मोमेंट अ पर्सन गेट्स डिपेंडेंट, इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन समवन एल्स, दैट पर्सन बिकम्स वल्नरेबल एंड दैट पर्सन मे बी सब्जेक्टेड टू वायलेंस एंड दैट इज़ द मेन रीजन बिहाइंड डोमेस्टिक वायलेंस। अगर वीमेन की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बढ़ा दी जाए, डोमेस्टिक वायलेंस अपने आप कम हो जाएगा। एंड दिस इज़ वेरी एविडेंट फ्रॉम दिस ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये इंडेक्स पब्लिश करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर साल, जिसमें वो मेजर करने की कोशिश करते हैं जेंडर गैप। जेंडर गैप का मतलब कि मैन और विमेन के बीच में कितना गैप है, खासकर 4 इंडिकेटर्स को लेकर के, हेल्थ, एजुकेशन, इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स। तो अगर कहा जाए कि इंडिया का जेंडर गैप है 53, तो इसका मतलब ये है कि अगर मेन को इन 4 सेक्टर्स में, हेल्थ में, एजुकेशन में, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स में 100 अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं,
तो वीमेन को बस 53 ही अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहे हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंडर गैप इंडेक्स। तो जेंडर गैप इंडेक्स रिपोर्ट हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पब्लिश करता है, जिसमें हर कंट्री को एक जेंडर गैप दिया जाता है, इंडेक्स स्कोर दिया जाता है। जैसे इंडिया का स्कोर मान लीजिए, ये तो थोड़ा पुराना डाटा है, 2018 का डाटा है। इंडिया का 2020 का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स था, उसमें इंडिया का स्कोर था 62.5%। इसका मतलब है कि अगर मेल को हमारे समाज में इन 4 सेक्टर्स में 100 अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, तो वीमेन को 62.5 अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं। जिस दिन ये स्कोर बढ़ करके 100 हो जाएगा, आप समझ लीजिए कि जेंडर गैप पूरी तरह से ख़त्म हो गया उस देश में और जेंडर पैरिटी आ चुकी है। तो मुद्दा यह है कि अगर आप ये ग्राफ देखें तो जैसे जैसे देशों का जेंडर गैप इंडेक्स कम हो रहा है, वैसे वैसे वहाँ पे आप देखेंगे कि फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। तो मुद्दा ये है कि जैसे जैसे गैप कम होता जाएगा, दिस 53 इज एक्चुअली टेलिंग द गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल रिसोर्सेज अवेलेबल। मतलब देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड, द फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन हैज़ इनवर्स रिलेशन विथ जेंडर गैप। जेंडर गैप मतलब ये 53 कह रहा है। ध्यान से एक बार फिर समझिए कि मेल और फीमेल के बीच में इंडिया में 53 यूनिट का गैप है। यानी कि मेल को अगर 100 अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो फीमेल को जस्ट 47 अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनको मेल और फीमेल के बीच में 53 का गैप है। और इधर देखिए, ये है फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये ब्लू लाइन से हमने दिखा रखा है। तो जैसे जैसे अलग अलग देशों में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ रहा है, आप देखिए कि जेंडर गैप घटता जा रहा है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि अगर हम वीमेन को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देंगे तो अपने आप उनकी हेल्थ, एजुकेशन और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी बढ़ जाएगा और मेल और फीमेल के बीच का गैप कम हो जाएगा, जेंडर गैप कम होता जाएगा। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है और गैप घटता जा रहा है। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में इंडिया का परफॉर्मेंस काफ़ी ख़राब रहा है अभी तक। 2020 के डाटा की बात की जाए तो इंडिया वाज रैंक्ड 112th आउट ऑफ 153 कंट्रीज इन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया का जो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का परसेंटेज है दैट इज 62.5। मतलब हम अगर मेन को 100% अपॉर्चुनिटी हैं तो वीमेन को 62 हैं। तो अगर इस डाटा पे आप बात की जाए तो ग्लोबल गैप, जेंडर गैप वुड भी इंडिया के लिए 38, मैन के लिए 100, वीमेन के लिए 62, तो गैप इज़ 38। इस टॉपिक के बेसिस पे मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है और ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा है। प्लीज़ अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस और जो प्रीलिम्स क्वेश्चन है यू कैन सबमिट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट कंचन #1 ऑयल ब्लॉक। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 3 इंटरनेशनल रिलेशंस पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, तो सबसे पहले देखते हैं क्या है करंट न्यूज़। तो ONGC विदेश लिमिटेड ने बांग्लादेश के अंदर, ONGC विदेश लिमिटेड आपको पता होगा हमारे देश की एक कंपनी है। ONGC तो हमारे देश की कंपनी है जो हमारे देश के अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करती है और एक्सट्रैक्ट करती है। लेकिन विदेशों में अगर किसी देश के किसी फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ए फॉरेन ब्लॉक, तो उसके लिए ONGC ने एक अलग से कंपनी फ्लोट कर रखी है जिसका नाम है ONGC विदेश लिमिटेड। तो ONGC विदेश लिमिटेड सिर्फ ऑफशोर ऑयल एंड नेचुरल गैस ब्लॉक्स को एक्सप्लोर करती है और एक्सट्रैक्ट करती है आफ्टर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी फॉरेन कंट्री। जैसे हमने वियतनाम के साथ साइन कर रखा है, अब बांग्लादेश के साथ साइन कर लिया है कि हम आपके देश में आकर के ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक्सप्लोर करेंगे और एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अब बांग्लादेश ने हमें अलाउ कर दिया है और इसके लिए फिर ONGC विदेश लिमिटेड हमारे देश से पार्टिसिपेट कर रही है इन एक्सप्लोरेशन एंड ड्रिलिंग कैंपेन इन बांग्लादेश। और ये जो ड्रिलिंग हो रही है ONGC विदेश लिमिटेड द्वारा, इट इज़ बीइंग डन इन कंचन #1 इन ब्लॉक SS04। तो देखिए, आप हर ऑयल ब्लॉक का ना एक नाम होता है, टेक्निकल नाम होता है। ऑयल ब्लॉक मतलब जहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस हैं, रिजर्व में हैं, उनको एक नाम दे दिया जाता है। जैसे आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के अंदर KG बेसिन नाम दिया गया है, जहाँ से रिलायंस ऑयल एंड नेचुरल गैस एक्सट्रैक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हर ऑयल एंड नेचुरल गैस को एक ब्लॉक को एक नाम दे दिया जाता है। और बांग्लादेश के अंदर ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस ब्लॉक है इसको नाम दिया गया है कंचन #1 विच इज़ पार्ट ऑफ SS04 ब्लॉक इन बांग्लादेश एंड इट इज़ दे आर लोकेटेड इन महेश काली आइलैंड ऑफ बांग्लादेश। तो देखिए, ये है बांग्लादेश।
बांग्लादेश का ये जो कॉक्स बाज़ार वाला एरिया है, कॉक्स बाज़ार पोर्ट वाला एरिया है, यहाँ पे ये कॉक्स बाज़ार डिस्ट्रिक्ट है बांग्लादेश का, वहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है महेश काली आइलैंड, और महेश काली आइलैंड से एडजेसेंट में ही ये कंचन #1 ब्लॉक है, जहाँ से ऑयल एंड नेचुरल गैस इंडिया एक्सप्लोर करेगा। इंडिया की ये कंपनी ONGC विदेश लिमिटेड। ये जो ऑयल एंड नेचुरल गैस ब्लॉक है, इसकी टोटल डेप्थ होगी लगभग 4200 मीटर। तो 4200 मीटर की ड्रिलिंग की जाएगी, उसके बाद ऑयल एंड नेचुरल गैस यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे मेंस में? प्रीलिम्स में आपसे पूछ सकता है कि ये कंचन #1 ब्लॉक कहाँ मिला है, क्या है, ऐसा PT में पूछा जा सकता है, लेकिन मेंस में आपसे इससे रिलेटेड डायरेक्ट सवाल नहीं आएगा। मेंस में जो सवाल आएगा दैट विल बी लाइक इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस। तो इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस को आप अलग अलग हेडिंग में कवर करेंगे। तो जब इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस के स्ट्रैटेजिक आप सिक्योरिटी कोऑपरेशन लिखेंगे, वहाँ पे आप वाटर शेयरिंग कोऑपरेशन लिखेंगे, वहाँ पे एक हेडिंग और आप देंगे इंडिया बांग्लादेश इकोनॉमिक कोऑपरेशन। और इंडिया बांग्लादेश इकोनॉमिक कोऑपरेशन में करंट एग्जांपल में आप लिखेंगे कि रिसेंटली ONGC विदेश लिमिटेड ऑफ इंडिया स्टार्टेड एक्सप्लोरेशन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम कंचन ब्लॉक इन महेश काली आइलैंड ऑफ बांग्लादेश। इस तरीके से आप इस आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग एन आंसर इन मेंस। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस question and you can submit the answer in the comment section. The next article is taken from economy segment. It is about DG Saksham initiative. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो क्या है DG Saksham? It is an initiative of Ministry of Labour and Employment in association with Microsoft. तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने DG सक्षम इनिशिएटिव लिया है। इस DG सक्षम इनिशिएटिव के अंतर्गत जो हमारे देश के रूरल एरियाज़ और सेमी अर्बन एरियाज़ के यूथ हैं, उनको डिजिटल फील्ड्स में ट्रेन किया जाएगा, उनकी डिजिटल स्किल्स डेवलप की जाएगी, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। DG सक्षम स्कीम में डिजिटल स्किल जैसे कि PPT बनाना, एक्सेल पे काम करना, तो ये बेसिक डिजिटल स्किल सिखाए जाएंगे। बाद में एडवांस्ड कंप्यूटिंग भी सिखाया जाएगा, थोड़ी प्रोग्रामिंग वगैरह भी सिखाई जाएगी अंदर DG सक्षम स्कीम टू द यूथ ऑफ रूरल एरियाज़ एंड सेमी अर्बन एरियाज़। और पहले साल में लगभग 3 लाख यूथ को इसके अंदर ट्रेनिंग दी जाएगी, और बाद में उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करने के लिए एक पोर्टल है भारत सरकार की, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल। इस पे उनको अपने जॉब सीख करने के लिए वहाँ पे उनके रेज्यूमेस डेवलप कराए जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, DG सक्षम स्कीम के अंतर्गत मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अलॉन्ग विथ माइक्रोसॉफ्ट हमारे यूथ को ट्रेन करेंगे, और बाद में बेसिक ट्रेनिंग के बाद ये नेशनल कैरियर पोर्टल पे, नेशनल कैरियर सर्विस पोर्टल पे इनके लिए जॉब सीख की जाएगी ताकि इनकी प्लेसमेंट कराई जा सके। और ये DG सक्षम स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करने के लिए एक NGO की मदद ले रही है भारत सरकार, और उस NGO का नाम है आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम इंडिया। तो यहाँ से भी एक बार देख लीजिए, DG सक्षम इज ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एंड मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। एज ए सेड, इट इज़ ए डिजिटल स्किल इनिशिएटिव टू इन्हांस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ। तो यूथ की एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ जाए, मतलब उनको नौकरी मिलने के चांसेस बढ़ जाएं। की फीचर्स क्या है? डिजिटल स्किल प्रोग्राम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट इन कोलैबोरेशन विद माइक्रोसॉफ्ट टू इन्हांस एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ ऑफ रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़। और बाद में उनकी प्लेसमेंट में भी सपोर्ट की जाएगी थ्रू दिस नेशनल करियर सर्विस पोर्टल। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट मल्टीपल प्रोजेक्ट्स दैट हैज बीन अनाउंस्ड बाय असम कैबिनेट। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर 6 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखते हैं, देखिए हाल फिलहाल में असम कैबिनेट की एक मीटिंग हुई है धेमाजी में, और जहाँ पे असम कैबिनेट दैट वाज चेयर्ड बाय हिमंता बिस्वा शर्मा साहब अनाउंस्ड 4 मेजर इनिशिएटिव्स। तो 4 मेजर इनिशिएटिव्स अनाउंस किए गए हैं असम कैबिनेट द्वारा। एक एक करके देखते हैं। रिलीफ वर्कर फॉर हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन मिल्स, ये तो मैंने कल भी बता दिया था। रिलीफ फॉर वर्कर्स, तो लगभग 570 करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है असम सरकार ने उन सारे वर्कर्स के लिए जिनकी नौकरी चली गई थी आफ्टर शट डाउन ऑफ दिस हिंदुस्तान पेपर कॉरपोरेशन मिल्स एट नगांव एंड कचार। तो ये तो हमने कल भी देखा था। उसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है रिगार्डिंग सेटलमेंट ऑफ इंडिजीनस नॉन ट्राइबल पीपल इन जोनाई ट्राइबल बेल्ट। तो अब क्या होगा, द गवर्नमेंट विल परमिट सेटलमेंट ऑफ नॉन ट्राइबल इंडिजीनस पीपल, जो ट्राइबल नहीं है लेकिन हमारे स्टेट के ही लोग हैं, उनको अब जोनाई ट्राइबल बेल्ट जो धेमाजी में है वहाँ पे उनको सेटल कराया जाएगा। मतलब लैंड अलॉट करेगी असम सरकार परमानेंटली, पट्टा अलॉट की जाएगी ताकि वो वहाँ पे सेटल हो सके।
उसके अलावा द अहोम, चूटियाज, कोच, राजबोंगसी एंड द गोरखाज कम्युनिटीज दैट वेर सेटल्ड अर्लियर इन 2011 कैन ऑल्सो क्लेम सेटलमेंट विद इन द जोनाई बेल्ट, ट्राइबल बेल्ट। तो जिनको पहले वहाँ पे सेटल कराया था असम सरकार ने, उनकी राइट्स बनी रहेगी, ऐसा नहीं कि उनकी राइट्स ख़त्म की जाएगी, लेकिन और भी कई सारे नॉन ट्राइबल इंडिजिनस लोग को इस जोनाई ट्राइबल बेल्ट में सेटल कराया जाएगा। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, डिब्रूगढ़ और सिलचर म्यूनिसिपल बोर्ड को अब अपग्रेड कर दिया गया है टू द लेवल ऑफ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। इसके लिए असम सरकार ने फैसला ले लिया है। उसके अलावा रुपीज़ 1800 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है असम सरकार ने फॉर द कस्टमर्स हु हैव टेकन लोन फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड तो कई सारे आर्टिकल हमने कवर किए हैं, जहाँ पे हमने देखा है कि पीपल इन असम आर स्ट्रगलिंग टू पे बैक द लोन दैट दे हैव टेकन फ्रॉम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस बिकॉज ऑफ कोविड लॉकडाउन एंड ऑल सच इकोनॉमिक चैलेंजेस दैट फॉलोड पोस्ट कोविड। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस में जिन लोगों ने भी लोन ले रखा है, उनको सपोर्ट करने के लिए असम सरकार ने, उनकी मदद करने के लिए किया कि अपने वो लोन को पे बैक कर सकें, असम सरकार ने रुपीज़ 1800 करोड़ का एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है। कल जो हमने प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे रखा था, उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग मिसाइल इज नॉट पार्ट ऑफ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑफ इंडिया? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ब्रह्मोस। एंड पीएम पोषण स्कीम, तो पहले मिड डे मील स्कीम था, अब इसको नाम कर दिया गया पीएम पोषण। इट इज़ नॉट ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इट इज़ टेक्निकली ए सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर आप जा करके देखें भारत सरकार का वेबसाइट पे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के, तो आपको दिखेंगे कि द सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर क्लासिफाइड अंडर 2 हेडिंग्स, कोर ऑफ द कोर एंड कोर सेंट्रल स्कीम्स। तो कोर ऑफ द कोर में तो 6 सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिला करके जो स्कीम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कोर ऑफ द कोर में तो 6 हैं। उसके अलावा बाकी के जो 30 स्कीम्स हैं अंडर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, उनको कहा जाता है कोर स्कीम्स। तो ये जो मिड डे मील स्कीम है, इट इज़ पार्ट ऑफ कोर स्कीम ऑफ सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। ठीक है जी, आई होप आपको ये बात पता होगी कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स आर डिवाइडेड अंडर कोर ऑफ द कोर एंड कोर। कोर ऑफ द कोर में 6 और सिर्फ कोर में 30। तो ये जो स्कीम है, ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है एंड दैट इज पार्ट ऑफ कोर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग बट सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। और प्री प्राइमरी लेवल से क्लास 8 तक के बच्चों को हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड कराया जाएगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, 2 ओनली। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग पास हैज हाइएस्ट लैटिट्यूड? ये तो हमने कल इसके लिए मैप मैंने आपको दे रखा था, उसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा कि जो जिला पास विल बी द करेक्ट आंसर। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।